तो आज मैं आपको कंप्लीट अपर लोअर स्प्लिट सेटअप करना सिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपको हर एक छोटी बड़ी चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा जो भी एक वीडियो के थ्रू पॉसिबल हो, कि आपको कितने महीने तक एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, कितने महीने बाद उनको स्विच करना है। आपको अलग ऑप्शंस भी दूंगा जिनके थ्रू आप एक्सरसाइजेस को स्विच कर सकें। मतलब जो एक्सरसाइजेस आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें चेंज करके कुछ महीनों बाद दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि अब एक वर्कआउट स्प्लिट उन्होंने फॉलो कर लिया तो वो कुछ समय बाद एक्सरसाइज चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपकी वो दिक्कत भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपर लोअर स्प्लिट को सेटअप कैसे किया जाता है, मतलब कितने दिन के लिए और कैसे अरेंज किया जाता है। वैसे तो अपर लोअर मोस्टली 4 दिन के हिसाब से ही फेमस है, बट आप इसको चाहें तो 5 दिन के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और 6 दिन के हिसाब से भी। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने मंडे को स्टार्ट करा और अपर डे परफॉर्म करा, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने ट्यूसडे पे लोअर, उसके बाद वेडनेसडे ऑफ, फिर थर्सडे और फ्राइडे आपने फिर से अपर और लोअर ट्रेन करके सैटरडे संडे रेस्ट कर लिया। अब इसी में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपर लोअर, फिर उसके बाद वेडनेसडे को रेस्ट, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपर लोअर अपर, ऐसे करके उसे ट्रेन कर सकते हैं। या फिर अगर वो लोअर बॉडी को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो उसमें वीक में 2 सेशन अपर के और 3 सेशन लोअर के। और कुछ एक ऐसे मैंने लिमिटेड लोग भी देखे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा रेयर है, जो वीक में 3 बारी अपर और 3 बारी लोअर सेशन को ट्रेन करते हैं। अब उन लोगों को जानकारी है कि उनकी बॉडी की क्या रिकवरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर कोई 3 लोअर बॉडी के सेशन और 3 अपर बॉडी के सेशन करके इजिली रिकवर नहीं कर सकता। और मेरे को जो अपर लोअर बेस्ट लगता है बाकी स्प्लिट से, उसका रीजन है कि हम हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बारी इजिली ट्रेन कर सकते हैं इस पे, और हमें रिकवरी के लिए ज्यादा रेस्ट डेज मिल जाते हैं। तो वो एक बहुत बेटर चीज लगती है मुझे पुश पुल लेग्स के मुकाबले। हालांकि पुश पुल लेग्स के अपने फायदे हैं, बट अपर लोअर काफी फिजिबल लगता है मुझे। आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपर बॉडी पे फोकस करना चाहे या लोअर बॉडी पे फोकस करना चाहे। तो मैं आज आपको 4 दिन के हिसाब से ही सेटअप करना सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों को 5 दिन के हिसाब से अपर बॉडी की प्रेफरेंस के हिसाब से ये स्प्लिट चाहिए या लोअर बॉडी के प्रेफरेंस के हिसाब से स्प्लिट चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस भी चीज के लिए ज्यादा कमेंट आएंगे फ्यूचर में उस पर एक वीडियो और बना दूं। जैसे अगर आपको अपर बॉडी फोकस्ड 5 दिन का स्प्लिट चाहिए अपर लोअर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर लोअर बॉडी फोकस चाहिए तो उसके ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि ज्यादा कमेंट किन लोगों के आएंगे, उन्हें अपर बॉडी पे ज्यादा फोकस चाहिए या लोअर बॉडी पे। तो आपकी भी जो प्रेफरेंस हो आप इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने स्प्लिट सेटअप करना है। और मैं आपको ये ऐसे डे वाइज करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको 4 दिन के हिसाब से हर बॉडी पार्ट के लिए मूवमेंट बताऊंगा। और आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ मूवमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसे कुछ महीनों परफॉर्म करेंगे। और फिर उसमें 4 से 6 महीने के बाद उन मूवमेंट्स को रोटेट कर देंगे। अब अगर किसी को नहीं समझ आया तो जैसे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस चेस्ट की बताऊंगा, बैक की बताऊंगा, शोल्डर की, आर्म्स की, मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, और लेग्स की। अब आपको क्या करना है, एक अपर डे के लिए कुछ एक्सरसाइजेस निकाल लेनी है और एक लोअर डे के लिए कुछ एक्सरसाइज निकाल लेनी है। ऐसे करके आपको वीक में 2 बार ही ट्रेन करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज चूज करके, और जो सर्टेन मैं जनरल रिकमेंडेशन आपको बताऊंगा सेट्स की और रैप्स की। वो जनरल रिकमेंडेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को मैं सेट्स वगैरह रिकमेंड करता हूँ तो मुझे उसकी ट्रेनिंग हिस्ट्री पता होनी चाहिए प्रॉपर, या उसकी क्या रिकवरी कैपेबिलिटी है। अब अगर मैं इतना सब कुछ नहीं जानता, जो कि वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक जनरल रिकमेंडेशन रखूंगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस से गैदर करी है। क्योंकि जैसा काफी लोगों को पता होगा, मेरा अपना जिम है, तो मैं लोगों को काफी सालों से एक्सरसाइज करा रहा हूँ और उससे पहले पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह भी कराता रहा हूँ। तो लोग कितनी रिकवरी कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब कि एक जनरल पॉपुलेशन कितनी वॉल्यूम से रिकवर कर सकती है, उसके हिसाब से आपको रिकमेंड कर दूंगा। और उसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कैसे आपको उन चीजों को एडजस्ट करना है, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चेस्ट मसल ग्रुप से। चेस्ट में आपको एक प्रेसिंग मूवमेंट रखनी है और एक आइसोलेशन मूवमेंट एक दिन के लिए। अब जैसे प्रेसिंग मूवमेंट में जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आप कुछ मूवमेंट अभी सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि 4 से 6 महीने के लिए। और उसके बाद आप रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट करके दूसरी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहली मूवमेंट है इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन बारबल प्रेस, फ्लैट स्मिथ प्रेस, फ्लैट बारबल प्रेस, और उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, और मशीन प्रेस अगर आपके जिम में कोई मशीन अवेलेबल है प्रेसिंग की। जो हमारी आइसोलेशन की मूवमेंट है फ्लाई की, उसमें आपकी पैक डेक फ्लाई,
केबल क्रॉसओवर, फ्लैट डंबल फ्लाई और इंक्लाइन डंबल फ्लाई। अब जैसे मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करी हैं, तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से कोई दो मूवमेंट पिक कर लेनी है। जैसे कि एक इंक्लाइन स्मिथ प्रेस आपने पिक कर ली, या फिर एक फ्लैट स्मिथ प्रेस आपने पिक कर ली, और एक डंबल वाली मूवमेंट आपने पिक कर ली। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछना चाहेंगे तो मैं आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस और फ्लैट प्रेस दो प्रेसिंग मूवमेंट कहूंगा पिक करने के लिए, और दो फ्लाई की मूवमेंट में आपको कहूंगा, एक पैक डेक फ्लाई और एक इंक्लाइन डंबल फ्लाई या केबल क्रॉसओवर, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका पहला पर डे है तो आपको एक प्रेसिंग की मूवमेंट और एक आइसोलेशन यानी कि फ्लाई की मूवमेंट परफॉर्म करनी है। तो अब ये आपकी एक दिन की दो ही एक्सरसाइजेस रहेंगी एक बॉडी पार्ट की, चेस्ट की। इससे ज्यादा आपको नहीं परफॉर्म करनी है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं तो जो आपकी आगे की एक्सरसाइजेस हैं वो हैम्पर होने लगेगी, उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं रहेगी। तो इसमें से आपने दो मूवमेंट पिक कर ली, और इसमें से दो मूवमेंट पिक करने के बाद आपको 2 से 3 सेट एक एक्सरसाइज के और लगभग 6 से 15 की रैप रेंज के बीच में परफॉर्म करना है। जैसे अगर आप हैवी कंपाउंड लिफ्ट कर रहे हैं तो आप 6 रैप 8 रैप तक भी कर सकते हैं, और आइसोलेशन में अगर आप हायर साइड जाना चाहें तो हायर साइड जा सकते हैं, और लोअर साइड भी अगर करना चाहें 8 रैप तक भी तो भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना हैवी ना जाए कि आपकी रैप रेंज 6 से नीचे चली जाए, और इतना ज्यादा लाइट भी नहीं जाना कि आपकी रैप रेंज 15 से ऊपर चली जाए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एक प्रेसिंग की मूवमेंट एक दिन और एक फ्लाई की मूवमेंट एक दिन, एक प्रेसिंग की मूवमेंट दूसरे दिन और एक फ्लाई की मूवमेंट दूसरे दिन। और बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों ही मूवमेंट आपको बारबल वाली चूज नहीं करनी है, यानी कि उसमें से एक मूवमेंट यूनिलेटरल भी होनी चाहिए, मतलब कि एक कोई डंबल की मूवमेंट, एक कोई बारबल की मूवमेंट। जब आप स्विच करना चाहें तो आगे जब आप स्विच करेंगे कुछ महीने बाद, तो तब भी आप ऐसे ही करिएगा कि उसमें से एक मूवमेंट आप डंबल की रखिएगा और एक मूवमेंट आप बारबल की रखिएगा। तो अब आते हैं अपने बैक मसल ग्रुप पे, और बैक में आपको एक रोइंग की मूवमेंट और एक पुल डाउन की मूवमेंट। अब रोइंग की मूवमेंट वो होती है जिसमें हम वेट को आगे से पुल करके बॉडी की तरफ लाते हैं, और पुल डाउन वाली सारी जो मूवमेंट होती है उन्हें हम ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ पुल करते हैं। मतलब कि वर्टिकल पुल ऊपर से नीचे पुल करना, और हॉरिजॉन्टल पुल अपनी बॉडी के सामने से अपनी तरफ पुल करना। तो दो मूवमेंट आपको इसमें से चूज करनी है एक दिन के लिए। तो जो आपके पास रोइंग के ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ उसमें से होगा चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो या चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो। अब अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप डंबल से कर सकते हैं, और अगर मशीन अवेलेबल है तो मशीन से कर सकते हैं, या फिर आप बारबल रो कर सकते हैं उसकी जगह, या मशीन केबल रो कर सकते हैं जिसे सीटेड केबल रो भी कहते हैं। डंबल रो कर सकते हैं सिंगल हैंड से, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है, या फिर बेंट ओवर डंबल रो कर सकते हैं दोनों हाथों से, अगर आप बारबल रो नहीं करना चाहते तो। अब जो इसमें पुल डाउन वाली मूवमेंट है उसमें वाइड ग्रिप पुलअप्स या वाइड ग्रिप पुल डाउन, रिवर्स ग्रिप पुलअप्स, रिवर्स ग्रिप पुल डाउन, सिंगल हैंड पुल डाउन न्यूट्रल, या डंबल और केबल पुल ओवर। तो आपको बैक की ट्रेनिंग में क्या ध्यान रखना है, आपने दो रोइंग की मूवमेंट पिक कर ली और दो के पुल डाउन की मूवमेंट पिक कर ली, तो आपको रोइंग की मूवमेंट में एक ऐसी मूवमेंट रखनी है जिसमें आपकी ग्रिप प्रोनेटेड हो, जो कि इसे आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि इसे प्रोनेटेड कहते हैं, इसे न्यूट्रल ग्रिप कहते हैं, और इसे सुपिनेटेड ग्रिप कहते हैं। तो आपको एक ऐसी मूवमेंट रखनी है जिसमें आप प्रोनेटेड ग्रिप रखें, एक ऐसी मूवमेंट रखनी है जिसमें आप न्यूट्रल ग्रिप रखें। इसी तरीके से पुल डाउन वाली मूवमेंट में आपको कोशिश करना है कि एक ऐसी मूवमेंट रखनी है जिसमें आप ऐसे प्रोनेटेड ग्रिप रखें, मतलब कि ओवर हैंड ग्रिप जिसे कहते हैं, और एक में अंडर हैंड भी जो सुपिनेटेड ग्रिप होती है वो रखें। और कोशिश करिए कि आप सारी मूवमेंट बाइलेटरल पिक ना करें, जैसे कि मैंने चेस्ट में बताया। उसमें से जैसे बैक में भी जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसे चूज करिए जिसमें आप सिंगल हैंड वाली मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहे हो, ताकि जो मसल इम्बैलेंसेस वगैरह और बाइलेटरल डेफिसिट क्रिएट होता है वो ना हो, और आप अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। तो अब आपको मैं होप करता हूँ समझ आ गया होगा। एक मूवमेंट प्रोनेटेड ग्रिप वाली, एक मूवमेंट न्यूट्रल ग्रिप वाली, एक मूवमेंट जो आपकी पुल डाउन है उसमें प्रोनेटेड ग्रिप यानी ओवरहैंड, और एक में अंडरहैंड ग्रिप। ऐसे करके आपको 4 तरीके की ग्रिप आपको यूज करनी है अपनी बैक की ट्रेनिंग में, और इसमें आपके लगभग ओवरऑल जो बैक है वो ट्रेन हो जाएगी। और सेट्स आपको इसमें भाई 2 से 3 सेट एक एक्सरसाइजेस के, और एक दिन में दो एक्सरसाइजेस, एक पुल डाउन की एक रो की, और रैप रेंज वही आपको 6 से 15 के बीच के रखनी है इसमें भी। अब इसके बाद आपको एक कोई श्रग का वेरिएशन अपने अपर ट्रैप के लिए या मिडिल ट्रैप के लिए परफॉर्म करना है, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो बारबल से श्रग्स कर सकते हैं, या स्मिथ से श्रग्स कर सकते हैं,
डंबल से श्रक्स कर सकते हैं, या फिर प्लेट लेके, जो वेट हमारी जो हम जिम में यूज करते हैं उन प्लेट से भी श्रक कर सकते हैं। डंबल और प्लेट में जो मेरे को फर्क महसूस होता है, तो अलग तरीके से उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिवाइड होता है। तो प्लेट मेरे को काफी ज्यादा बेटर फील होती है डंबल के मुकाबले। चॉइस आपके ऊपर है, आप इसमें से कोई भी एक मूवमेंट पिक करके और लगभग 8 से 12 रैप के लिए 2 सेट परफॉर्म कर सकते हैं श्रक्स पे। अब हमारा नेक्स्ट मसल ग्रुप है शोल्डर्स, जिसमें कि आपको एक प्रेसिंग की मूवमेंट, एक साइड लेटरल की मूवमेंट और एक रियर डेल्ट की मूवमेंट। तो ये आपको अपर डे वाले दिन ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि कोई भी 2 मूवमेंट एक दिन परफॉर्म करनी है, बट उसमें से उन 2 में से एक जो साइड लेटरल वाली मूवमेंट है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। जो आपका पहला सेशन है उसमें ही परफॉर्म करनी है, और जो सेकंड सेशन है उसमें ही परफॉर्म करनी है। अब जो उसका रीजन है कि जो हमारा साइड डेल्ट है वो ऐसी जगह प्लेस होता है कि वो बाकी सारे ट्रेनिंग में इतने अच्छे से इनडायरेक्टली ट्रेन नहीं होता है अदर मसल ग्रुप्स के साथ। तो ये आपको परफॉर्म करना ही करना है। बट जो आपके फ्रंट डेल्ट्स हैं वो आपके इजीली प्रेसिंग वाली मूवमेंट वगैरह में ट्रेन हो जाते हैं, इंक्लाइन में काफी अच्छे से हो जाते हैं। और इसी तरीके से रियर डेल्ट भी आपके जो बैक वगैरह की ट्रेनिंग है उसमें अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं काफी हद तक। तो इसीलिए जो साइड लेटरल वाली मूवमेंट है वो आपको दोनों दिन परफॉर्म करनी है। अब इसमें आपको जो प्रेसिंग के ऑप्शंस हैं, या आप चाहें तो स्मिथ प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी जिम में मशीन है तो मशीन प्रेस कर सकते हैं शोल्डर के लिए, या फिर आप डंबल प्रेस कर सकते हैं। और साइड डेल्ट के लिए आप साइड लेटरल में केबल से लगा सकते हैं एक दिन, और एक दिन डंबल से। मतलब कि आपने एक दिन जब आप साइड लेटरल लगा रहे हैं तो आपने डंबल से परफॉर्म कर लिया, और दूसरे दिन जब आप साइड लेटरल लगा रहे हैं तो आपने उसे केबल से परफॉर्म कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। डंबल में अलग तरीके से रेजिस्टेंस प्रोफाइल काम करता है, और केबल में एक फ्लैट रेजिस्टेंस होता है जो अलग तरीके से काम करता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही मूवमेंट इंक्लूड करनी है। एक दिन एक परफॉर्म करनी है और एक दिन एक परफॉर्म करनी है। और रियर डेल्ट्स के लिए आपको या तो आप रिवर्स पैक डेक फ्लाई लगा सकते हैं, जैसा कि मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम मूवमेंट्स का स्क्रीन पे आपको शेयर कर पाऊं, और जिनका नहीं कर पाता वो आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। और जो सेकंड मूवमेंट है वो डंबल फ्लाई है बेंट ओवर रियर डेल्ट के लिए, आप चाहें तो उसे लगा सकते हैं। या फिर जो तीसरी मूवमेंट है वो मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, बट ये कि मैं खुद से परफॉर्म करता हूँ जिम में, तो इसमें मेरे को काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो मैं जनरली रियर डेल्ट के लिए ये परफॉर्म करता हूँ। अब अगर चाहें तो आप इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब जो प्रेसिंग की मूवमेंट है उसके आपको सिर्फ 2 ही सेट परफॉर्म करने हैं, और 6 से 10 की रैप रेंज रखनी है। और जो साइड लेटरल वाली मूवमेंट है उसमें आपको 3 सेट 12 से 20 की रैप रेंज रखनी है। और जो रियर डेल्ट्स की मूवमेंट है उसमें भी आपको 3 सेट और रैप रेंज 12 से 20 की रखनी है। अब ये 12 से 20 की रैप रेंज इसलिए है क्योंकि इसमें इजीली वेट इंक्रीज करना आसान नहीं होता। तो जब आप हायर साइड जाएं तभी आप अपना वेट इंक्रीज करें। 20 रैप से पहले आप इजीली वेट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आपकी रैप रेंज ज्यादा नीचे हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा जो रैप रेंज का गैप है वो रखा है इसमें। तो अब आपके 3 मसल ग्रुप हो गए। अब बात करते हैं आर्म्स की, इसमें कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हो गए। अब बाइसेप्स के लिए जो आपका एक्सरसाइज का ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। डंबल कर्ल, ऑल्टरनेट, या फिर बारबल कर्ल, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल, क्रिएचर कर्ल, या फिर बाइसियन कर्ल, या फिर इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसमें से आपको कोई भी एक एक्सरसाइज पिक करनी है, या मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज पिक करनी है। अगर आप 2 एक्सरसाइज पिक करते हैं तो एक एक्सरसाइज के सिर्फ 2 सेट परफॉर्म करने हैं, और अगर एक एक्सरसाइज पिक करते हैं तो उसके 3 सेट परफॉर्म करने हैं। और अगर आप 2 एक्सरसाइज पिक करते हैं तो कोशिश करिए कि एक ऐसी मूवमेंट हो जो बाइलेटरल हो, यानी कि बारबल वगैरह जैसे हम जिसे 2 हाथों से परफॉर्म करते हैं, और एक मूवमेंट सिंगल हैंड की हो। अब इसमें चाहे तो आप एक जैसे कि क्रिएचर डंबल कर्ल कर सकते हैं, और नॉर्मल स्टैंडिंग बारबल कर्ल कर सकते हैं, ऐसे करके। तो आपने कोई भी 1 से 2 मूवमेंट इसमें पिक कर लीजिए एक दिन के लिए, और 3-4 सेट से ज्यादा एक दिन में आप ना लगाएं इसके। और रैप रेंज आपको इसमें वही 10 से 15 के बीच की रखनी है। अगर आप 15 रैप रेंज पे लगा पाते हैं अपने सारे सेट तो वेट को इंक्रीज कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट अपना ट्राइसेप्स की मूवमेंट की तरफ। तो आपके पास जो एक्सरसाइज का ऑप्शन है पुली पुश डाउन में, या तो आप उसे केबल से कर सकते हैं सिंगल हैंड, या आप उसे रॉड से कर सकते हैं, या आप उसको रोप से कर सकते हैं। एक और कंपाउंड ऑप्शन है जो अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आप बार डिप्स भी कर सकते हैं, जो कि आपको चेस्ट को भी काफी हद तक ट्रेन कर देगी अच्छे से, और आपके ट्राइसेप्स को भी ट्रेन कर देगी। और जो ओवरहेड वाली मूवमेंट है उसमें आप डंबल ओवरहेड कर सकते हैं, या फिर केबल ओवरहेड कर सकते हैं सिंगल हैंड या बोथ हैंड, डंबल स्कल क्रशर कर सकते हैं, या फिर बारबल स्कल क्रशर कर सकते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी बाइसेप्स की तरह एक मूवमेंट
बाइलेटरल और एक मूवमेंट यूनिलेटरल, यानी कि एक बोथ हैंड की मूवमेंट और एक सिंगल हैंड की मूवमेंट। अगर आप एक दिन में 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वही 4 सेट मैक्सिमम, और अगर एक परफॉर्म करते हैं तो 3 सेट। इसी तरीके से आपको वीक में 2-2 एक्सरसाइज मैक्सिमम पिक करनी है, यानी कि इसमें से आप 2 एक्सरसाइजेस एक दिन के लिए निकाल ली थी, 2 एक्सरसाइज एक दिन के लिए। और मैंने आपको जैसे बाइसेप्स में रिकमेंड करा था, आप 2 एक्सरसाइजेस से एक दिन में इससे ऊपर ना जाए, 4 सेट से ऊपर। और रैप रेंज आपको वही 10 से 15 के बीच में ही रखनी है इसमें भी। तो जो हमारे अपर बॉडी के मैक्सिमम मसल ग्रुप थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। और अब बढ़ते हैं अपना लोअर बॉडी की तरफ। अब लोअर बॉडी में जो हमारी ट्रेनिंग है, दोनों ही दिन मैंने ऐसे शेड्यूल को डिजाइन करा है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो वो हैमस्ट्रिंग से ही स्टार्ट हो या आपके पोस्टीरियर चेन से स्टार्ट हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, मैंने मैक्सिमम नोटिस करा है और खुद भी स्टार्टिंग में ऐसा करा है कि जो हमारे क्वाड्स वगैरह की मूवमेंट होती है हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं, और बाद में एनर्जी इतनी ट्रेन हो जाती है कि हम अपनी पोस्टीरियर चेन अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते, और वो हम देख भी नहीं सकते डायरेक्टली, तो पता भी नहीं लगता कि हमारी हैमस्ट्रिंग या फिर ग्लूट्स वगैरह की ग्रोथ कैसी हो रही है और कैसी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद भी अपनी ट्रेनिंग में पहले पोस्टीरियर चेन से ही स्टार्ट करूँ। पहले दिन का जो लोअर बॉडी का वर्कआउट है उसमें सबसे पहले कोई हिंज मूवमेंट आपको परफॉर्म करनी है। अब हिंज मूवमेंट होती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। अब चाहे तो आप रोमेनियन डेडलिफ्ट या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप डंबल से कर सकते हैं, आप बारबल से कर सकते हैं, या फिर आप अगर करना चाहें तो गुड मॉर्निंग भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग भी अच्छी हिंज मूवमेंट है, हालांकि उसमें काफी टेक्निकलिटी चाहिए होती है और एक्सपीरियंस लोग ही इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप हाइपर एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, बट हाइपर एक्सटेंशन में स्किल सेट काफी बेटर चाहिए होता है अपने ग्लूट्स और हैम्स को टारगेट करने के लिए और फील करने के लिए। तो मेरी जो इसमें फेवरेट है वो मैं आरडीएल परफॉर्म करता हूँ, और मोस्टली बारबल से करता हूँ। अगर थोड़ा मेरे को लोअर बैक में ज्यादा इशू चल रहा है कुछ, तब मैं डंबल की तरफ स्विच करता हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप डंबल से या बारबल से रोमेनियन डेडलिफ्ट या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके जो सेट्स हैं वो आपको 2 से 3 रखने हैं, और रैप रेंज 8 से 12 के बीच में रखनी है। हैवी साइड ज्यादा नहीं जाना है, एटलीस्ट वही वेट पिक करना है जिसके आप 8 से 12 रैप लगा सकें। अब इसमें जो सेकंड मूवमेंट है वो अब हमारी है कोई भी कंपाउंड जो हमारी लेग्स की मूवमेंट है नी फ्लेक्शन की, वो जैसे कि आपकी लेग प्रेस या फिर हैक स्क्वाट, स्मिथ स्क्वाट, पेंडुलम स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट। अब मैंने इसमें बारबल स्क्वाट को नहीं लिखा है, अगर आप स्क्वाट परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैंने इसमें स्मिथ का ही आपको डिस्क्राइब करा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप हिंज वाली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आपने डेडलिफ्ट वगैरह परफॉर्म करी है तो आपकी लोअर बैक उसी से काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी होगी। तो आप अगर उसी दिन बारबल स्क्वाट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इंजरी के चांसेस है। मैं भी खुद बारबल स्क्वाट परफॉर्म नहीं करता हूँ, अगर मेरे को परफॉर्म करनी होती है तो मैं, मेरे पास बेल्ट स्क्वाट है तो मैं उसी पे स्क्वाट परफॉर्म करता हूँ। अब अगर आपके पास बेल्ट स्क्वाट है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्मिथ पे करिए या फिर आप लेग प्रेस वगैरह परफॉर्म करिए। अब इसमें आपको जो सेट्स रखने हैं वो 3 रखने हैं, और रैप रेंज आपको 6 से 12 की रखनी है। अब इसमें एक आइसोलेशन मूवमेंट आपको ऐड करनी है जो कि आपकी लेग एक्सटेंशन है। अब लेग एक्सटेंशन का ऐसा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हालांकि सीसी स्क्वाट करी जा सकती है, बट सीसी स्क्वाट बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या होगी, और लेग एक्सटेंशन हर कोई जानता है, सबके जिम में अवेलेबल होगी। तो आपको लेग एक्सटेंशन के 3 सेट 10 से 15 की रैप रेंज के परफॉर्म करने हैं। अब इन 3 मूवमेंट में आपके लगभग लेग स्ट्रेन हो गए हैं, और जो आपके काफ्स हैं आपको क्या करना है, एक लोअर वाले दिन आपको सीटेड काफ परफॉर्म करना है और एक लोअर वाले दिन आपको स्टैंडिंग वेरिएशन परफॉर्म करना है। अगर आज के दिन आप चाहें तो स्मिथ पे काफ रेजेस कर सकते हैं या फिर लेग प्रेस पे भी काफ रेजेस कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों पे ही नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल किसी भी जगह खड़े होकर सिंगल लेग पे काफ रेजेस कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक दिन स्टैंडिंग वेरिएशन ट्रेन करना है और एक दिन सीटेड, जिससे कि आपके दोनों ही अलग अलग सोलियस और गैस्ट्रोनोमस मसल ग्रुप ट्रेन हो जाए। अब आते हैं अपने लेग्स के सेकंड सेशन पे यानी लोअर 2 पे, और इस दिन भी हम जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे वो हैमस्ट्रिंग से करेंगे। और जो पहली मूवमेंट है वो है लेग कर्ल। अब आपके जिम में अगर लाइंग वाली लेग कर्ल है, मतलब जिसे हम लेट के परफॉर्म करते हैं, या फिर सीटेड लेग कर्ल है जैसे कि मेरे जिम में है, तो आप उन दोनों में से कोई भी लेग कर्ल परफॉर्म कर सकते हैं। सेट्स आपको वही 3 रखने हैं और रैप रेंज आपको 12 से 15 की रखनी है। अब इसमें आपको एक नेक्स्ट मूवमेंट जो परफॉर्म करनी है वो एक यूनिलेटरल मूवमेंट है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ अपने हर एक मसल ग्रुप में रखूं। अब इसमें या तो आप वॉकिंग लंजेस कर सकते हैं या फिर बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हैं। और जो मेरी प्रेफरेंस है वो बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट है। वो इसलिए क्योंकि वॉकिंग लंजेस करने के लिए बहुत सारे लोगों के जिमों में स्पेस भी अवेलेबल नहीं होता है, और या फिर कई बार काफी रश होता है तो लगाने में बहुत दिक्कत होती है। बट एक ही बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट आप कहीं पे भी इजीली खड़े होकर लगा सकते हैं,
सिर्फ आपको एक पैर पीछे रखने की जगह चाहिए होगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट ही परफॉर्म करें। अब अगर आपके पास जगह का ऑप्शन अवेलेबल है और आप अपनी जिम में इजीली वॉकिंग लंजेस लगा सकते हैं, तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद एक कंपाउंड मूवमेंट आपको कोई परफॉर्म करनी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, या तो लेग प्रेस या बारबल स्क्वाट, हैक स्क्वाट, पेंडुलम स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट। इसमें से कोई एक मूवमेंट आपको पिक कर लेनी है और आज के दिन परफॉर्म करनी है। वो मूवमेंट आपने लास्ट फ्लोर वन सेशन में यानी कि लास्ट लेग के सेशन में परफॉर्म करी थी, जो भी कंपाउंड थे, तो आप उसके अलावा कोई दूसरी मूवमेंट परफॉर्म करें आज के दिन, और उसकी जो रैप रेंज है वो थोड़ी हायर साइड रखें। मतलब जैसे आपने 6 से 10 रैप रेंज पे उसे ट्रेन करा था, तो आज कोशिश करिए आप उसे 8 से 12 या 8 से 15 की रैप रेंज पे ट्रेन करें और सेम मूवमेंट परफॉर्म ना करें। और जैसे कि आपने अगर लास्ट सेशन में स्टैंडिंग काफ रेजेस लगाए थे, तो इस सेशन में आपको सीटेड काफ रेजेस लगाने हैं। अब जैसा कि अगर आपके जिम में मशीन है तो आप मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर मशीन नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं पैर पे डंबल रख के परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि मैक्सिमम चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर सकता था वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट लेके सारे ही वर्कआउट को आपको शेयर कर दूं, और आप भी उसको स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी और आपको वर्कआउट में कुछ मदद मिल पाएगी। अब अगर आपकी कुछ क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे भी टाइम निकल पाएगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।